हेलो दोस्तों, विजन आईएएस जुलाई करंट अफेयर 2023 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक हो चुका था, दूसरा टॉपिक है ब्लैक होल्स। सुर्खियों में क्यों रहा है? तो वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक ब्लैक होल के एक वर्ग के आकार का अवलोकन किया है, जो कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में टाइम डायलेशन का प्रदर्शन करता है। तो इससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के प्रदर्शन के टाइम डायलेशन के प्रदर्शन के बारे में हम पता करते हैं। क्या है ये टाइम डायलेशन? तो ब्रह्मांड का जो प्रारंभिक दौर था उसमें पता चला कि वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से हमारा समय जो है बीत रहा है। निश्चित रूप से जब सूर्य से दूसरे ग्रह अलग हुए या फिर किसी ग्रह से दूसरे ग्रह उपग्रह अलग हुए तो उनकी गति जो है वो काफ़ी तेज़ रही, लेकिन धीरे धीरे वह किसी जगह पर अगर सेट हुए तो उनकी गति में निरंतर रूप से कमी हुई है, लगातार बढ़े नहीं है। तो ऐसे में 5 गुना जो है वो गति से कम हो रहा है। तो अगर हम बात करें दूसरे तथ्यों की, तो ब्लैक होल की अगर बात करें तो ये अत्यधिक सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है सूर्य की तुलना में लगभग लाखों करोड़ों गुना अधिक द्रव्यमान है इसका, यानी कि बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है। ये आमतौर पर आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद होते हैं। हालांकि एक बढ़िया बात है कि हमारी मिल्की वे के निकट कोई क्वासर्स या फिर कहें ब्लैक होल नहीं है। दूसरा, आगे बात करें टाइम डायलेशन की। टाइम डायलेशन का मतलब क्या है? क्योंकि प्रारंभिक ब्रह्मांड के टाइम डायलेशन के ही संदर्भ में ये बातें हमें पता चलती हैं। तो अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए समय के अलग अलग दर से बीतने को ही टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी कि पर्यवेक्षकों की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के सापेक्ष गति या अवस्थिति पर निर्भर करता है। तो टाइम डायलेशन का मतलब है कि अलग अलग जो है समय के दर के बीतने की गति जो है वो टाइम डायलेशन है। अब आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत क्या है और टाइम डायलेशन जो है कैसे है? तो आइंस्टीन का सापेक्षता के सिद्धांत में भी यही चीज़ें बताई गई हैं। इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है। इसी सिद्धांत से स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं और बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड सभी दिशाओं में बाहर की ओर विस्तार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे से, जो आपने पढ़ा है, एक दूसरे से लिंक होती हैं। जब भी प्रश्न पूछेगा वो आपके बैकग्राउंड से ही प्रश्न पूछता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि घटना क्या है। ये घटना जो है अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा निर्मित प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण देखने को मिलती है। गुरुत्वाकर्षण यानी जितना अधिक होगा, जितना प्रबल होगा, स्पेस टाइम में उतना ही अधिक जो है संकुचन और विस्तार होता है एवं समय उस समय भी उतनी ही धीमी गति से बीतता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो पता लगाने वाले लोग थे उनके बारे में। तो 2020 में भौतिकी में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसमें रोजर पेनरोज को दिया गया ये, और रेनहार्ड और जेनेजेल और एंड्रिया ग्रेज, ये 2-3 लोग थे जिन्होंने ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर एक मजबूत साक्ष्य है, यानी कि ब्लैक होल की जो है एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप से पुष्टि कर दी। तो ये सारी चीज़ें इसी के आधार पर इन लोगों को मिला भौतिक का नोबेल पुरस्कार। तो इसके लिए हमारी आकाशगंगाओं के केंद्र में सजिटेरियस ए नामक क्षेत्र का अवलोकन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आइंस्टीन से तुलना थी, तो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत और आपकी आयु, आप इसको देख सकते हैं कि आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार किसी विशाल द्रव्यमान वाले पिंड में से आपकी दूरी के अनुसार मजबूत या कठोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आपकी आयु बहुत धीमी या
तेज गति से बढ़ती है। यहाँ बताया गया है कि यदि आप पृथ्वी की बजाय निम्नलिखित दूसरे स्थानों पर 30 वर्ष तक बिताएं तो आपकी आयु में क्या बदलाव होगा। तो अगर आप बताएं तो बृहस्पति पे अगर आप जाते हैं तो आपकी आयु जो है वो 18.4 सेकंड जो है वो कम हो जाएगी, जबकि चंद्रमा पे लगभग 629 मिली सेकंड जो है, मिली सेकंड मतलब सेकंड का हजारवां भाग वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कि टाइम डायलेशन से संबंधित जो निष्कर्ष निकले हैं अभी, तो इससे पता चला कि सुपरनोवा के अवलोकन के आधार पर लगभग 7 अरब वर्ष पूर्व में घटित टाइम डायलेशन का पता लगाया गया था। दूसरा, शोधकर्ताओं ने यह भी जाना कि लगभग बिग बैंग की घटना के लगभग 1.5 अरब वर्ष बाद कई क्वासर्स का अवलोकन किया गया, जिसमें क्वासर्स मतलब ब्लैक होल का अवलोकन किया गया है। ब्लैक होल्स की चमक की तुलना आज मौजूदा क्वासर से की गई है। प्रारंभिक दौर में समय वर्तमान समय की तुलना में 5 गुना कम गति से बीत रहा था। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्तमान समय उस प्रारंभिक दौर की तुलना में 5 गुना तेज गति से बीत रहा है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि अभी जो है थोड़ा सा 5 गुना हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्लैक होल्स के बारे में, ये अंतरिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रबल इतना होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। पदार्थ के अत्यंत कम क्षेत्र में संकुचन हो जाने के कारण यहाँ अत्यधिक प्रबल गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये ब्लैक होल्स होते हैं। निर्माण कैसे होता है? ब्लैक होल्स किसी बड़े तारे के जीवन चक्र के अंतिम चरण में हुए सुपरनोवा विस्फोट के बाद शेष बचे अवशेषों से निर्मित होते हैं, तो इन्हें हम ब्लैक होल कहेंगे। सूर्य कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि यह इतना विशाल नहीं है कि इससे ब्लैक होल निर्मित हो सके। तो ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए। अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे ये अदृश्य होते हैं या फिर आकार में काफ़ी बड़े या छोटे होते हैं, दोनों हो सकते हैं। कोई भी ब्लैक होल सौरमंडल के इतना समीप नहीं है कि पृथ्वी को अपने में समा सके। 2019 में वैज्ञानिकों को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के माध्यम से मेसियर 87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल्स की पहली ऑप्टिकल छवि प्राप्त हुई थी। तो ये चीज़ें जो है विशेषता थी इसके बारे में। अच्छा, ब्लैक होल के अध्ययन का महत्व क्या है? महत्व तो कई हैं। मूल सिद्धांतों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के रूप में, ब्रह्मांड आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमारी मौजूदा समझ और बेहतर हो सकती है, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट के लिए उपयोगी हो सकती है। इसके अध्ययन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला तो 2 ब्लैक होल्स के टकराने पर उत्पन्न होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं हमको। ब्लैक होल्स के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने से ब्लैक होल्स के पीछे मौजूद पिंडों से उत्सर्जित प्रकाश को देखने में मदद मिल सकती है। तो यानी कई चीज़ें हैं जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अब बात करें थोड़ा सा अवलोकन की, तो ब्लैक होल्स को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। दूसरा, ये स्वयं प्रकाश या किसी अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन या विकिरण नहीं करते हैं। ब्लैक होल्स की सीमा के ठीक निकट वृत्ताकार क्षेत्र में इवेंट होराइजन होता है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। होता क्या है इसमें? विकिरण अधिक उत्सर्जित होता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में गैस, धूल, विशाल बादल, प्लाज्मा जो है वो तेज़ी से गति कर रहे हैं। आदिम ब्लैक होल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले ब्लैक होल्स की बात नहीं करते, द्रव्यमान के अनुसार ब्लैक होल्स के प्रकार की बात करते हैं। तो द्रव्यमान के अनुसार ब्लैक होल्स के प्रकार कई हैं। 4 प्रकार दिए गए हैं आपके सामने। एक है आपका आदिम ब्लैक होल्स, दूसरा है तारकीय ब्लैक होल्स, तीसरा है मध्यवर्ती ब्लैक होल्स, चौथा है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स या महाविशाल ब्लैक होल्स। तो आदिम ब्लैक होल्स क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई थी तब उसके तत्काल बाद निर्माण हो गया था इसका, और द्रव्यमान लगभग 1 लाख गुना से कम ही होता है। 1 लाख गुना से लेकर के एक पेपर क्लिप से 1 लाख गुना तक होता है। तो ये कुल मिलाकर के छोटा और बड़ा ब्लैक होल्स में शामिल हो गया है। तारकीय ब्लैक होल क्या है? सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक बड़ा होता है। जब कोई तारा
निर्माण कैसे होता है? जब कोई तारा अपने केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण से खिंचाव के कारण केंद्र की ओर संकुचित होता है, तब इसका निर्माण होता है तारकीय ब्लैक होल। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप जो है सुपरनोवा विस्फोट भी होता है। मध्यवर्ती ब्लैक होल क्या है? इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। तो इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 100 गुना अधिक होता है, या फिर 100 गुना से लेकर के सैकड़ों हजारों गुना तक हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स या मध्यवर्ती ब्लैक होल्स। अगला है महाविशाल ब्लैक होल्स या सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। तो इसमें इसका द्रव्यमान सूर्य की तुलना में लगभग 10 लाख गुना अधिक होता है। हमारी मिल्की वे सहित लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ब्लैक होल्स के भी दो भाग होते हैं। मूल भाग क्या क्या हैं? मूल भाग में भी दो हैं। एक है श्वार्ज़ स्चिल्ड रेडियस, दूसरा है एर्गोस्फीयर। श्वार्ज़ रेडियस क्या है? ब्लैक होल के केंद्र से इवेंट होराइजन के मध्य की त्रिज्या ही जो है ये रेडियस है। श्वार्ज़ एर्गोस्फीयर क्या है? यदि ब्लैक होल घूर्णन कर रहा है तो उसके द्रव्यमान के कारण ब्लैक होल के चारों ओर एक स्पेस टाइम भी घूर्णन करता है। इसे ही हम एर्गोस्फीयर भी कहते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं ब्लैक होल कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इवेंट होराइजन कहाँ है, सिंगुलैरिटी क्या है, उसके बाद में रिलेटिविस्टिक क्या है, रिलेटिविस्टिक जेट, फोटॉन स्फीयर, एक्रेशन डिस्क, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला टॉपिक है न्यूट्रिनो कण सुर्खियों में क्यों रहा है, तो देखते हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार मिल्की वे में आकाशगंगा की सेंट्रल डिस्क से न्यूट्रिनो की उत्पत्ति का अवलोकन किया है। अब ये न्यूट्रिनो होता क्या है थोड़ा सा देखेंगे। तो जो ये अवलोकन किया गया है ना, ये डेटा आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला द्वारा एकत्रित किया गया है। तो वेधशाला के बारे में थोड़ा सा भी देखेंगे। इसके द्वारा क्या हुआ कि मिल्की वे में आकाशगंगा की पहली बार न्यूट्रिनो कण की सहायता से एक अलग इमेज देखने को मिली है। तो अवलोकन किया गया। इससे क्या होता है? इमेज आँखों से देखी जा सकने वाली रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे जैसे अन्य विद्युत चुम्बकीय स्रोतों को रिकॉर्ड करने में सक्षम वैज्ञानिक उपकरणों पर आधारित इमेज से अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें इस अवलोकन से पता चला कि इसमें रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इन सारी चीज़ों से ये जो है थोड़ा सा अलग है ये आधारित इमेज। तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिनो कण। ठीक है, न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन के समान ही मौलिक कण हैं, परमाणु का भाग नहीं होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये और छोटे भागों में विखंडित नहीं हो सकते। तो ये हो गया न्यूट्रिनो के बारे में। इसकी विशेषताएं क्या है? इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, आवेश रहित और अर्ध प्रचक्रण कण होते हैं। ये अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की रफ्तार से और सीधी रेखाओं में गति करते हैं, शायद ही अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करते हैं, इसलिए इसे घोस्ट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मांड में सभी परमाणुओं की अधिक संख्या में मौजूद है। ये केवल गुरुत्वाकर्षण और दुर्बल बल से प्रभावित होते हैं, यानी दुर्बल बल और गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्रभावित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो ये अपनी यात्रा के दौरान एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित हो सकते हैं। इस रूपांतरण को क्या कहेंगे? न्यूट्रिनो दोलन। अगला क्या है? इसके स्रोत क्या क्या हैं? हमारी आकाशगंगा में कॉस्मिक किरणों के अंतर तारकीय पदार्थों के टकराने पर उत्सर्जित होते हैं, जैसे सूर्य
जैसे तारे में विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट, गामा किरणें विस्फोट, और उसके बाद में क्वासर द्वारा भी यानी कि ब्लैक होल्स द्वारा भी निर्मित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके उत्सर्जन के स्रोत हैं। पृथ्वी के चारों ओर अधिकांश न्यूट्रॉनों सूर्य से आते हैं, जो सूर्य के कोर में उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉनों पर पृथ्वी पर न्यूट्रॉनों का निर्माण पृथ्वी के कोर और परमाणु रिएक्टरों में अस्थिर परमाणुओं के क्षय के दौरान होता है। ये कण जो होते हैं वो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और वायुमंडल में उच्च गति वाले कण में टकराव से भी निर्मित होते हैं। यानी कि इसके निर्माण होने के स्रोत आपको पता होने चाहिए। पहला है सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट, ब्लैक होल्स, तारों का विस्फोट। दूसरा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर न्यूट्रॉन सूर्य से आते हैं। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, परमाणु रिएक्टरों, पृथ्वी का कोर, ये हो गया। अगला क्या है, पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, वायुमंडल में उच्च गति वाले कणों के टकराव से निर्मित होते हैं। यहाँ तक कि केला भी न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है, यानी कि केला भी से भी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन जो है वो उत्पन्न कहाँ कहाँ से होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिया और एक में केला भी रहेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केला भी जो है न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। ये कण इसमें पोटेशियम की प्राकृतिक रेडियोधर्मिता से निर्मित होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में। क्योंकि इसी वेधशाला में ये चीज़ें आपको रखी गई हैं। तो ये क्या है, अपनी तरह की पहला डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर है, तो इसमें कहाँ स्थापित किया गया है, दक्षिणी ध्रुव में। क्योंकि वहाँ पर हिमाच्छादित क्षेत्र है। हिमाच्छादित मतलब बर्फ़ खूब है, और अब ब्रह्मांड का निरीक्षण करने और न्यूट्रिनो की खोज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि इसको ठंडे की ज़रूरत है और बर्फ़ की ज़रूरत है, और वहाँ पर जो है ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए इस न्यूट्रिनो की खोज को डिज़ाइन किया गया है, बनाई गई एक वेधशाला है। अगला क्या है, किसी खगोलीय घटना को कैप्चर करने के लिए आइस क्यूब वेधशाला को बड़ी मात्रा में पारदर्शी पदार्थ जैसे जल या हिम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसी सब को ध्यान में रखते हुए इसको दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित किया गया है। दक्षिणी ध्रुव में क्या है, साफ शुद्ध स्थिर हिमावरण मौजूद है, यानी कि बर्फ मौजूद है। अगला क्या है, आइस क्यूब से संबंधित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भौतिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करने में सहयोग मिलता है। जैसे डार्क मैटर की प्रकृति कैसी है, न्यूट्रिनो की विशेषताएं क्या हैं, आदि चीज़ें हैं जो कि ये लोग काम करते हैं। अगली विशेषता क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने वाली कॉस्मिक किरणों का भी अवलोकन करती है ये वेधशाला। अगला क्या है, इस वेधशाला में 14 देशों के 58 संस्थान जो है वो शामिल हैं। भारत कोई भी संस्थान शामिल नहीं है, यानी भारत का इसमें कोई संस्थान शामिल नहीं है। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए प्राथमिक वित्त पोषण प्रदान करती है। अगला क्या है, न्यूट्रिनो के अध्ययन का महत्व। मान लीजिए इसका अध्ययन हो जाएगा तो इसका महत्व क्या होगा, महत्व ये होगा कि ये सबसे ऊर्जावान खगोल भौतिकीय स्रोतों जैसे कि फटते तारे, गामा किरण, प्रस्फोट आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इससे उन पिंडों और परिघटनाओं को समझने में मदद मिलती है जहां से न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इसके महत्व के रूप में देखनी चाहिए। भौतिकी के बुनियादी नियमों की समझ को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियन और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की जो संरचना है उसके अध्ययन करने में सहायता करेंगे। अगर हम बात करें वायुमंडलीय न्यूट्रिनो के बारे में, तो जैसा कि वायुमंडल से भी न्यूट्रिनो उत्पन्न हो रहा है, तो ये आमतौर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होते हैं। तो कणों के टकराने से भी उत्पन्न होता है। इसका निर्माण तब होता है जब कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं। इन ऊर्जावान कणों में प्रोटॉन्स और भारी नाभिक वाले कण होते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर नाइट्रोजन अणुओं के साथ क्रिया करके म्यूऑन मुक्त करते हैं। आगे चलकर इनका क्षय होता है और इसी से ही जो है वो न्यूट्रिनो जो है उत्पन्न होता है। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अब बात करेंगे कि न्यूट्रिनो का पता लगाना कैसे है। न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए क्या हो रहा है, तो न्यूट्रिनो दुर्बल बल की सहायता से
हिम के अन्य कणों के साथ क्रिया करते हैं, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन, टाउ, ये सब में रूपांतरित हो जाते हैं। नए कण न्यूट्रॉनों की गति प्राप्त कर लेते हैं। हिम में प्रकाश की तुलना में तेज रफ्तार से गति करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि निर्वात में ये कण अभी भी प्रकाश की तुलना में कम रफ्तार से गति करते हैं, यानी निर्वात में वही स्थिति है जो हम लोगों की है। इससे एक विशेष प्रकार का विकिरण उत्सर्जन होता है। इससे क्या होता है कि इसे चेरेनकोव विकिरण कहते हैं। ये कैसा होता है? इसकी नीली रोशनी होती है। कैसी रोशनी होती है? नीली रोशनी होती है। प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला INO जो है, इसके तहत केवल वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जाएगा। केवल वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जाएगा। मिल्की वे आकाशगंगाओं के बारे में अगर बात करें तो ब्रह्मांड में गैस, धूल, अरबों तारों एवं सौरमंडल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा कहते हैं। सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। और उसके बाद में आकाशगंगाएं भी कई हैं, सर्पिलाकार, अंडाकार, अनियमित आकार से, तो ये सब हैं। इसमें मिल्की वे है, सबसे छोटी आकाशगंगा, सबसे बड़ी आकाशगंगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आकाशगंगा एक गैलेक्सी के रूप में दिया गया है। तो पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है, जिसमें 14 अरब वर्ष पहले जो है शुरुआत हुआ, सुपरमैसिव विस्फोट हुआ, ब्लैक होल्स हुआ, वो सारी घटनाएं आप जानते हैं। कभी कभी आकाशगंगाएं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाती हैं, एक दूसरे से टकरा भी जाती हैं। उसके बाद में मिल्की वे आकाशगंगा किसी दिन हमारी निकटतम आकाशगंगा यानी कि एंड्रोमेडा से टकरा सकती हैं। कुछ आकाशगंगाएं हैं जो कि किसी विशाल आकाशगंगा की परिक्रमा करती हैं, उन्हें आकाशगंगाएं कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मिल्की वे में। सबसे बड़ी आकाशगंगा की अगर बात करें तो लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड आकाशगंगा है। तो ये आपको थोड़ा बहुत डाटा के रूप में पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है UN एड्स ग्लोबल एंड एड्स अपडेट 2023 सुर्खियों में क्यों रहा है? तो हाल ही में UN एड्स ने द पाथ दैट एंड्स एड्स नामक एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी हो गई है। अब बात करें थोड़ा सा कि UN एड्स क्या है, तो एक संस्था के रूप में बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, तो जिसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। इसके बारे में अगर बात करें तो 1996 में काम शुरू किया था इसने। SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2030 तक जो है एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में समाप्त करने की वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद SOC द्वारा स्थापित है और एकमात्र ये सह प्रायोजित संयुक्त कार्यक्रम है। 70 देश में कार्यालय हैं, इसके सचिवालय हैं। अगर हम बात करें उन रिपोर्ट्स की, जो ये रिपोर्ट आई है द पाथ दैट एंड्स एड्स, तो HIV के विरुद्ध कार्रवाई द्वारा क्या क्या जो है सफलताएं हासिल हुई वो बताई गई है इसमें। पहले तो कि HIV संक्रमण के नए मामले और एड्स के कारण होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है, एक पहला आंकड़ा है ये। दूसरा क्या है, SDG 3.3 लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल रही है। 2030 तक एड्स को लोक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे के रूप में समाप्त करना है। एड्स के कारण होने वाली मौतें जो है 2024 में अपने चरम पर पहुंचने के बाद 69% की कमी आई है। उपचार की उपलब्धता बढ़ी है। 76% जो है पीड़ित लोगों के लिए जीवन रक्षक उपचार जो है उपलब्ध है। उप सहारा अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की उपलब्धता जो है वो हो चुकी है, विस्तार हो रहा है। HIV के विरुद्ध कार्रवाई को सीमित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो किशोर अवस्था वाली लड़कियों और युवा महिलाओं को भी लगातार HIV संक्रमण के असाधारण रूप से उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। कई देश हैं जिसमें समलैंगिक पुरुष, सेक्स वर्कर आदि लोगों को जो है HIV या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी अभी भी मौजूद नहीं है या उपलब्ध नहीं है या फिर उनके लिए दुर्लभ है। विश्व स्तर पर 2022 में HIV से पीड़ित लगभग 9.2 मिलियन लोगों जो है वो उपचार से वंचित थे। तो
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करें थोड़ा सा डाटा की, तो डेटा बैंक में भारत में HIV से संक्रमित लोग PL-HIV की संख्या लगभग 24 लाख है। 2010-2021 तक वार्षिक स्तर पर नए संक्रमण की बात करें तो लगभग 46.3% की गिरावट दर्ज की गई है। 2010-2021 तक एड्स के सभी संबंधित मौतों की अगर बात करें तो लगभग 76.5% की गिरावट आई है। हालांकि भारत द्वारा भी जो है HIV के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जैसे भारत ने राष्ट्रीय एड्स और यौन संचालित रोग नियंत्रित कार्यक्रम को मंजूरी दी है। केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, इसमें कई चरण हैं, चरण 1, 2, 3, 4, इसमें चरण 5 को मंजूरी दी गई है। NACP को 1982 में शुरू किया गया था, इसमें भी 1, 2, 3, 4 ऐसे चरण शुरू हुए और सफलतापूर्वक पूरे भी हो चुके हैं। HIV और एड्स रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 2017 आया है, जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी और सुगम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। राष्ट्रीय एड्स निगरानी संगठन की बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा है। जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकार जो है HIV से पीड़ित लोगों के लिए आजीवन मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल्स दवाएं प्रदान करती है। और उसके बाद में राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 24 में भी मिशन संपर्क की शुरुआत की गई है। अन्य पहल भी सही हैं, जैसे NSCO की शुरुआत द्वारा मल्टीमीडिया अभियान, कॉलेज में रेड रिबन क्लब का गठन, स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम, तो ये सारी चीज़ें जो है शुरू की गई हैं। एड्स के मामले में तीव्र गिरावट दर्ज करने वाले 3 राज्य की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है। वयस्कों में HIV उच्चतम प्रसार की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये 3 राज्य हैं। इसके बाद जो है दक्षिण में आते हैं राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 3 शीर्ष राज्य हैं। एड्स को समाप्त करने की दिशा में त्वरित प्रगति हेतु सुझाव, तो सुझाव में क्या है, अधिक वित्त की व्यवस्था करना चाहिए। भारत सहित कुछ देश जहां HIV के मामलों में कमी आ रही है, वो लगभग 3% अपनी निर्धारित खर्च करते हैं। 3% से लगभग 16% रोकथाम कार्यक्रमों पर खर्च करते हैं। पीपल फर्स्ट दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। अपराधीकरण और उसके बाद में कानून को समाप्त करना, पुलिस उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होने से रोकना, कलंक मानने की प्रवृत्ति और भेदभाव को कम करना, तो ये सारी चीज़, सेक्स वर्करों के अधिकार को मान्यता देना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें और बेहतर तरीके से करने के लिए करना चाहिए। एकीकृत सेवाएं होनी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इसको रोक सकती हैं। अब बात करें थोड़ा सा कि NACP क्या है, तो NACP को एक सफल कार्यक्रम माना जाता है, जिसकी पुष्टि निम्न तथ्यों से है, जैसे कि वार्षिक रूप से HIV संक्रमण के नए मामलों में लगभग 48% की गिरावट आई है। आंकड़े देता है, डाटा इकट्ठा करता है। वार्षिक रूप से एड्स के कारण होने वाली मौतों में लगभग 82% की गिरावट आई है। भारत में HIV की दर जो है निम्न बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डाटा बना के रखता है। अब आगे बात करेंगे थोड़ा सा कि HIV है क्या। HIV एक वायरस है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर करता है। समय पर इलाज न किया जाए तो एड्स का जो है एड्स का कारण बन जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करके कई प्रकार से संक्रमणों और कुछ प्रकार के कैंसर के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। 2 रेट्रोवायरल में से एक के कारण होता है। पहला HIV-1, HIV-2। HIV-1 दुनिया भर में एड्स का पहला सबसे प्रमुख कारण है। उपचार की अगर बात करें तो इसका उपचार 3 या इससे अधिक एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के संयोजन से बनी उपचार पद्धति द्वारा किया जाता है। हालांकि पूरी तरीके से ठीक करने में अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है, लेकिन एड्स के कारण बनने वाले HIV की खोज के लिए ल्यूक मॉन्टेग्रियर को 2008 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा गया है। संक्रमित व्यक्तियों के बढ़ते चरण की अगर बात करें तो एक्यूट HIV संक्रमण, उसके बाद जो बढ़ता है वो क्रोनिक HIV संक्रमण, फिर उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसे हम एड्स कहेंगे। अन्य तथ्य की अगर बात करें तो ह्यूमन
इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की अगर बात करें, HIV से पीड़ित छठा व्यक्ति जिनेवा रोगी संभवतः ठीक हो गया है। HIV से होने वाले अब तक के सभी रोगियों के उपचार में स्टेम सेल प्रत्यारोपण करना पड़ा है। HIV मुख्य रूप से मानव शरीर की CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर हमला करता है। व्यक्ति के शरीर के कुछ संक्रमणों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि HIV होने के कारण HIV का कारण बन जाती हैं। क्रोमोसोम हेलिकेज, DNA बाइंडिंग प्रोटीन फर्स्ट लाइक। एक अध्ययन से पता चला है कि CHD1L जीन वेरिएंट्स में HIV को नियंत्रित करने की क्षमता है। CHD यानी कि क्रोमोसोम हेलिकेज DNA 1L जीन का प्रकार है। यह विशेष रूप से अफ्रीकी आबादी में पाया जाता है। CHD1L जीन वेरिएंट से HIV सबसे आम HIV है। और उसके बाद में वायरल लोड, वो रक्त में HIV की मात्रा होती है, तो कम करने की संभावना को देखने में मिली है। तो ये सारी चीज़ें CHD जीन वेरिएंट्स जो है क्रोमोसोम 1 पर पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अगला टॉपिक है नॉन शुगर स्वीटनर्स। सुर्खियों में क्यों रहा है? तो WHO ने, एक अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने हाल ही में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नॉन शुगर स्वीटनर्स एस्पार्टेम को संभवतः मनुष्य के लिए एक कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया है। किसने किया है? WHO की संस्था है। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी IARC। ठीक है। तथ्य की अगर बात करें तो IARC ने एस्पार्टेम से मनुष्यों में होने वाले कैंसर के बारे में सीमित साक्ष्य के आधार पर जो है संभावित कैंसर जन्य कारक के समूह के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके अलावा उसके बाद में इसके अनुसार क्या है, इसके अलावा JECFA यानी कि जॉइंट FAO या फिर WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स दैनिक सेवन के लिए निर्धारित इसकी उच्चतम मात्रा शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के अनुपात में 40 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। IARC वस्तुतः कैंसर पर अपनी अनुसंधान करने वाली WHO की एक एजेंसी है, जैसा कि शुरुआत में ही बताया गया। उद्देश्य क्या है इसका? मानव में कैंसर के कारणों के बारे में, कार्सिनोजेनेसिस की कार्यप्रणाली को समझने में और अन्य चीज़ों की रणनीतियों को विकसित करने में इसका योगदान है। JECFA वस्तुतः FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति है और ये जो है खाद्य योजकों की सुरक्षा के लिए मूल्यांकन में, भोजन में, प्रदूषण में, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले दवाओं में, खास करके पशुओं की दवाओं में वो मौजूद होती है। FAO WHO और दोनों संगठन के सदस्य देशों के साथ साथ जो है वो कोडेक्स और उसके बाद में एलिमेंटियस कमीशन, ये सब भी सलाह प्रदान करने में रहे हैं। नॉन शुगर स्वीटनर्स के बात करें तो इसमें कम कैलोरी वाले स्वीटनर्स होते हैं। इसे हम कृत्रिम स्वीटनर्स के आदि के बारे में भी जानते हैं। तो इससे बहुत कम या शून्य कैलोरी होती है इसमें मात्रा, मतलब सामान्य चीनी और फलों के रस के सांद्रण की तुलना में प्रति ग्राम अधिक मिठास पैदा करते हैं। उपयोग क्या है? खाद्य पदार्थों का फ्लेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन्हें कृत्रिम रूप से रसायनों, प्राकृतिक अर्क से भी तैयार किया जाता है। इनका प्रयोग कई पेय पदार्थों में भी किया जाता है, जैसे फ्रोजन डिजर्ट, योगर्ट, कैंडी, बेक किए गए पदार्थ जो हैं, च्युइंगम, उसके बाद नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, जिलेटिन और पुडिंग, इन सब में किया जाता है। यानी कि लगभग जितनी खाद्य पदार्थ हैं रोज़मर्रा में हम जिसका यूज करते हैं उनमें सबका प्रयोग किया जाता है। LCS वाले खाद्य पदार्थों ने पेय पदार्थों में कभी कभी चीनी युक्त खाद का लेबल लगा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कैंसर के रूप में कहीं ना कहीं दिख रही हैं। यानी कि WHO ने रिपोर्ट जो दी है IACR ने, तो NSS पर स्वास्थ्य का प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव के बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। और
अनुसंधानों से अब स्पष्ट रूप से परिणाम सामने नहीं आए हैं। WHO ने सशर्त दिशा निर्देश बताते हुए एस्पार्टेम और स्टीविया जैसे NSS वजन बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कहा है, ऐसा निर्देश दिया है। ये दिशा निर्देश मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों एवं दवा के रूप में ली जाने वाली कम खुराक पर लागू होते हैं। भारत में कृत्रिम मिठास के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के लिए दिशा निर्देश FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियमन 2011 में कृत्रिम मिठास का मतलब जो लोग ज़्यादातर जिनको मधुमेह रहता है तो वो जो चीनी यूज करते हैं, कृत्रिम मिठास हेतु उपयोग किए जाने वाले अलग अलग पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करते हैं। मानकों की सीमाएं क्या हैं? JECFA द्वारा स्थापित जोखिम आकलन और दैनिक सेवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम मात्रा की गई है, उसे निर्धारित किया गया है कि कितनी मात्रा में यूज हो। FSSAI ने भारत के खाद्य पदार्थों में कृत्रिम मिठास पैदा करने हेतु सैकरीन और सोडियम एस्पार्टेम, एसेस सल्फेम, पोटेशियम, सुक्रोलोज, नियोटेम जैसे कई पदार्थों के उपयोग की मंजूरी दी है। और NSS ने कई चीज़ें की है, अलग अलग प्रकार के नॉन स्वीटनर्स जो चीज़ें हैं उनको एक जो है लिस्ट बनाई है। जैसे एस्पार्टेम में 2 अमीनो एसिड से बना है। पाचन क्या है? पाचन प्रणाली के दौरान मेथनॉल, एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एनिलिल में पूरी तरह से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। यूज कब होता है? नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, टूथपेस्ट, खांसी की दवा, चबाने योग्य विटामिन जैसी दवाएं, ये सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। एसिस सल्फेम, इसका निर्माण एसिटिक एसिड से किया जाता है। इसका उपयोग गैर चिकित्सीय उत्पादों के लिए किया जाता है। लगभग 200 गुना अधिक मिठास पैदा करते हैं साधारण चीनी की तुलना में। नियोटेम की अगर हम बात करें तो नियोटेम जो है एस्पार्टम से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग जो है सामान्य रूप से खाद्य पदार्थों, स्वीटनर्स और फ्लेवर आदि को बढ़ाने में किया जाता है। तापमान पर इसके गुणों में लगभग कोई बदलाव नहीं होता है, यह हीट स्टेबल होता है। सुक्रोलोज की अगर बात करें तो 0 कैलोरी वाला एक कृत्रिम स्वीटनर है, लगभग चीनी से 600 गुना अधिक मीठा होता है, यह हीट सूटेबल है। एडवांटम की अगर बात करें, सामान्य चीनी से लगभग 20,000 गुना अधिक मीठा होता है। सैकरीन की बात करें, सुक्रोज से लगभग 300 गुना मीठा होता है। सोर्बिटोल की बात करें तो एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका उपयोग ओरल, मेडिसिनल, लिक्विड में मिठास लाने के लिए किया जाता है। मोंग फ्रूट और उसके बाद में लुहान गुओ या फिर कहें कि सिरिटिया ग्रोस वेनोरी दक्षिणी चीन में स्थानीय पादप प्रजातियों के फलों से बनाया जाता है। इस सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 100 से 250 गुना अधिक मीठा होता है। और उसके बाद में और बात करें कि स्टीबियोल या फिर कहें ग्लाइकोसाइड्स सामान्य चीनी की तुलना में 200 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। और अब दक्षिण अमेरिका में कुछ पौधों से उगाया जाता है, जिसमें स्टीविया रेबाउडियाना या फिर बर्टोनी जिसे कहेंगे, उसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अगला है थोमाटोकोकस डेनियली, पश्चिमी अफ्रीका कैटेम्फ्ट फल से बनाया जाता है, पश्चिमी अफ्रीका की बात है ये। और इसका उपयोग आमतौर पर आइसक्रीम, बेकरी आइटम्स, आलू आधारित जो चिप्स होती हैं, फिर इसी के जैसे स्क्रैप्स, नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, वाइन, अन्य चीज़ों में, अन्य पेय पदार्थों में किया जाता है। तो ये हुआ आपका क्या कहते हैं मेन टॉपिक। अब बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। पहली सुर्खियाँ है भारत 6G अलायंस, दूरसंचार विभाग DOT भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। ठीक है, भारत 6G अलायंस एक सहयोगी मंच है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन जो है शामिल हैं।
अन्य 6G वैश्विक अलायंस की अगर बात करें तो 160 एक गठबंधन बनाएगा और समन्वय स्थापित करेगा। B6GA यानी कि इसकी बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत को किफ़ायती 5G और 6G तथा अन्य भावी दूरसंचार समाधानों से संबद्ध बौद्धिक संपदा उत्पादों और समाधानों का अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना। 6G प्रौद्योगिकी का उपयोग करना 2030 तक और प्रौद्योगिकी संबंधी ज़रूरतों के साथ साथ 6G की व्यावसायिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझना। भारत 6G विजन के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने हेतु परामर्श विकसित करना। ये सारी चीज़ें जो है इसका उद्देश्य है। 6G क्षेत्र के शुरू की गई अन्य पहल की अगर बात करें तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष 2022 में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि और ये सारी चीज़ें एक योजना के रूप में शुरू की गई और ये USOF यानी कि दूरसंचार विभाग DOT की एक तागे संस्था है। USOF जो है वो 5% TTDF को हस्तांतरित किया है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टअप और शिक्षा जगत और विकास दूरसंचार इन सब के लिए मदद करेगा, इन सब के लिए स्थापना की बात करेगा। DCIS यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर, इसके तहत स्टार्टअप MSME को धन आवंटित किया जाएगा। 6G नेटवर्क 5G नेटवर्क की अगली पीढ़ी है कि विशेषताएं क्या है, उसकी आवृत्ति उच्चतर होगी। कितनी होगी? सब 6G GH और 95 GS यानी कि टेराहर्ट्ज़ 3 टेराहर्ट्ज़ का उपयोग करती है। 1000 GB पर सेकेंड तक जो है ये पीक डेटा प्रदान करेगी। कम लेटेंसी होगी 1 मिलीसेकंड की और उसके बाद में लेटेंसी प्रसारण और प्राप्ति में विलंब नहीं होगा। और उसके बाद में महत्व क्या होगा इसका? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, प्रौद्योगिकी अभिकरण में आदि सब में जो है ये सहायता करेगी। अगला है मेजराना जीरो मोड्स। क्या है ये? माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मेजराना जीरो मोड्स की खोज की घोषणा की है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुविषयक क्षेत्र है। ठीक है, यह जटिल गणनाओं को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में तेज़ी से हल करने में सक्षम है। इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग जो है किया जाता है या करता है। सुपर पोजिशनिंग और एंटेंगलमेंट ये 2 सिद्धांत हैं क्वांटम भौतिकी के। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी कण या तो बोसान या फर्मियान हैं। बोसान पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और बल के वाहक होते हैं, जबकि पदार्थ द्रव्य को बनाने वाले सभी उपपरमाणविक कणों को फर्मियान कहा जाता है। ठीक है, 1928 में भौतिकी वैज्ञानिकों पॉल डायरेक को इसी के लिए जो है पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात करें सुपर पोजिशनिंग और एंटेंगलमेंट की बात करें तो सुपर पोजिशन का मतलब क्या है? इसका आशय यह है कि प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ठीक है, दूसरा एंटेंगलमेंट, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सुपर पोजिशन में क्यूबिट को एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है, अर्थात एक ही स्थिति चाहे वह 1 हो या 0 हो दूसरे की स्थिति पर निर्भर हो सकती है। उसकी संकल्पना के आधार पर इन लोगों की क्या था? पहला एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन या फिर एंटी इलेक्ट्रॉन खोजा था। बाद में भौतिकी वैज्ञानिक एरोट मेजराना ने जो संकल्पना प्रस्तुत की, जो कुछ परिस्थितियों में अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल बन जाते हैं, ऐसी उन्होंने बात कही। उन्हीं के सम्मान में फर्मियाना को मेजराना फर्मियान कहा जाता है। अपने स्वयं के और एंटी पार्टिकल होते हैं बताया इन्होंने। न्यूट्रॉनों को मेजराना फर्मियान माना जाता है। फर्मियान जो है अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। युग्म या बंध आधारित अवस्थाओं को मेजराना जीरो मोड्स कहा जाता है। मेजराना जीरो मोड्स से आज तक के क्वांटम कंप्यूटर्स की तुलना में ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मदद मिल सकती है जो इन्फॉर्मेशन की बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीय कम्युनिकेशन करने में सक्षम होंगे। आपको बस कंप्यूटर का ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब बहुत डीप
जा कर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऊपर से ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। अगला है टॉपिक रोबो मैपर। रोबो मैपर ने सौर सेलों के उपयोग की जाने वाली एक पेरोस्काइट्स नामक सामग्री की पहचान की। क्या है ये रोबो मैपर? रोबो मैपर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित एक रोबोट है, ठीक है। और ये जो है अत्यधिक परीक्षण किया गया, तो ये अत्यधिक कुशलतापूर्वक और संधारणीय तरीके से ये काम कर रहा है। रोबोट जो है सामग्रियों की अगर बात करें तो परीक्षण की प्रक्रिया में तेजी करने के लिए ये मदद करेगा। परीक्षणों के दौरान जो है वो एक साथ कई सामग्रियों के बारे में डेटा को हासिल करेगा। इससे समय समय पर ऊर्जा की बचत होगी और उसके बाद में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी हम लगभग 10 गुना कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रोबो मैपर का फ़ायदा है। अब बात करेंगे थोड़ा सा कि परसीवरेंस रोवर क्या है। परसीवरेंस जो रोवर क्या है, तो नासा के परसीवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर्स में कार्बनिक अणु मिले हैं। कैसे अणु मिले हैं? कार्बनिक अणु मिले हैं। इन्हें रोवर पर लगे स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स केमिकल्स, यानी कि SHERLOC नामक उपकरण के मदद से खोजा गया है। अब ये क्या है? दिन और रात दोनों समय कार्य करता है। यह कार्बनिक पदार्थ और खनिजों का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट लेजर प्रकाश का उपयोग करता है। उसके बाद में शेरलॉक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है। अणुओं पर प्रकाश बिखेरता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रकाश को मापता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब तक अगर प्रमुख मिशनों की बात करें तो देश कई हैं, जैसे भारत है मंगलयान, संयुक्त अरब है उन्होंने भी मार्स रिकोनिसेंस ऑर्बिटर और मार्स ओडिसी लॉन्च किया है। चीन की बात करें तो तियानवेन-1 लॉन्च किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो उन्होंने मार्स एक्सप्रेस जो है वो लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इन्होंने होप जो है लॉन्च किया है। तो ऐसे कई हैं जिन्होंने मिशन को लॉन्च किया है। इससे पहले मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर में कार्बनिक रसायन के मौजूद मिले थे और कार्बनिक रसायनों के खोज हुई थी। और जेजेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर स्थित एक प्राचीन झील बेसिन है, इसका भी प्रमाण था हमारे पास। कार्बनिक अणु पृथ्वी पर जीवन के प्रमुख निर्माण खंड हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से बने होते हैं। अब तक केवल मार्स, फिनिक्स लैंडर, क्यूरियोसिटी रोवर ही ऑर्गेनिक कार्बन का पता लगाने में सफल रहे हैं। इसके लिए इनसॉल्व गैस एनालिसिस और उसके बाद में गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आपको इन तकनीकों के बारे में ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछेगा कि इनमें से कौन सा है जो कि कार्बनिक ऑर्गेनिक तत्वों का पता लगाने में सफल रहे हैं। आपको ये जो है तकनीकें पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट बेस क्वेश्चन ये बन सकता है। न्यूक्लियर मिशन क्या है? हाल ही में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA के न्यूक्लियर मिशन को लॉन्च किया गया है। क्या है उद्देश्य? क्या है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करना, अरबों आकाशगंगाओं का पर्यवेक्षण कर ब्रह्मांड का 3D मानचित्र तैयार करना। कैसा मानचित्र? 3D मानचित्र। ब्रह्मांड के प्रचलित और मॉडल में 68% ब्रह्मांड को डार्क एनर्जी और 27% जो है डार्क मैटर और 5% को ही सामान्य मैटर माना जाता है। न्यूक्लियर एक परावर्तक टेलीस्कोप से लैस है और इसके उदाहरण के रूप में विजिबल वेवलेंथ कैमरा और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर है। और सूर्य, पृथ्वी प्रणाली और लॉरेंज बिंदु 2 की ओर जो है ये यात्रा कर रहा है। अगला टॉपिक है उपग्रहों की डी ऑर्बिटिंग।
और भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और अन्य 6 उपग्रहों को ले जाने के लिए PSLV C-56 का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया है। इस प्रक्षेपण के साथ ही चौथे चरण यानी कि PS4 की डी ऑर्बिटिंग प्रयोग का भी आयोजन किया गया था। उपग्रहों की डी ऑर्बिटिंग एक तकनीकी है। क्या होता है ये? जो होता है निपटान कक्षा यानी कि ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके तहत तात्पर्य मतलब सक्रिय उपग्रह वाली कक्षा से 200 मील की दूरी पर स्थित जो है कक्षा में भेज दिया गया है। डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया मतलब निष्क्रिय और सक्रिय दोनों प्रणालियों के माध्यम से हो सकती है। निष्क्रिय मतलब एकीकृत अंतरिक्ष यान का उपयोग करके, सक्रिय में उपग्रहों को अप्रयुक्त कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन करना। निष्क्रिय प्रणाली में एक एकीकृत अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाता है और इसमें उपग्रह को निपटान कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है। अब बात करें डी ऑर्बिटिंग, इस प्रयोग से अंतरिक्ष में मौजूद मलबे में कमी लाई जा सकती है, साथ ही अंतरिक्ष का संधारणीय उपयोग जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला जो है वो सागर संपर्क, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि सागर संपर्क का जो है उद्घाटन किया है, जिसमें डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक स्थल आधारित जो है संवर्धन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? स्थल आधारित। ठीक है, इस सिस्टम में क्या है? त्रुटियों अशुद्धियों में सुधार करेगा, अधिक सटीक जानकारी देगा। GNSS उपग्रहों के एक समूह को संदर्भित करता है, उपग्रहों के एक समूह को। ठीक है, यह वैश्विक कवरेज के लिए GNSS रिसीवर को जो है पोजिशनिंग और टाइमिंग आधारित डेटा प्रसारित करता है। विश्व के प्रमुख GNSS है जैसे GPS कहाँ का है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। ग्लोनास कहाँ का है? रूस का। गैलीलियो यूरोप का। बेइदो चीन का। नाविक भारत का। अगला जो है DNSS के सटीक ज्ञात स्थानों यानी कि रेफरेंस स्टेशंस जो है वो प्रदान करते हैं। रियल टाइम करेक्शन जो है प्रदान करता है GNSS के लिए संकेत। तो जिसमें क्या होता है, समुद्र के किनारे लेकर जहाज जो है अपनी यात्राएं जो है आसान करते हैं। DGNSS का महत्व क्या है? सुरक्षित नेविगेशन प्रदान करेगा। ठीक है, टकराव नहीं होगा, ग्राउंडिंग दुर्घटनाओं को जोखिम को कम करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO और उसके बाद में सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी कि सोलर और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी यानी कि IALA और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संबंधित दायित्व को पूरा करने में मदद करेगा। 100 समुद्री मील तक के क्षेत्रों के लिए त्रुटि सुधार सटीकता और बेहतर प्रदान करेगा। 5 से 10 मीटर के बजाय 5 मीटर से भी कम हो गई है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सटीक तरीके से नेविगेट करेगा। अगला क्या है? लाइट हाउस और लाइट शिप महानिदेशालय की क्षमता में वृद्धि होगी। IMO के बारे में अगर बात करें तो ये UN की एक एजेंसी है जो कि नौवहन की सुरक्षा और जहाज़ों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। सोलर कन्वेंशन की बात करें तो 1914 में टाइटैनिक दुर्घटना की प्रतिक्रिया के रूप में इसको अपनाया गया था। IALA की बात करें तो 1957 में स्थापित किया गया था। यह एक गैर लाभकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संघ है। और उसके बाद में अगला टॉपिक है सौर ज्वाला। ठीक है, सोलर फ्लेयर। हाल ही में एक्स क्लास, ठीक है, कि सौर ज्वाला परिघटना के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में रेडियो ब्लैकआउट की घटना जो है दर्ज की गई है। सौर ज्वालाओं का वर्गीकरण की अगर बात करें कि इसकी प्रबलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। सबसे कम प्रबल ज्वाला को A श्रेणी में, ठीक है, इससे अधिक प्रबल ज्वाला को B, C, M और X जो है वो सबसे सर्वाधिक प्रबल ज्वाला है। सौर ज्वाला जो है अत्यधिक प्रबल है। ठीक है, उपयुक्त प्रत्येक अक्षर अपने पिछले अक्षर से 10 गुना ऊर्जा उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जैसे X जो है वो सबसे प्रबलतम है, A जो है वो सबसे कम प्रबल है यानी कि बहुत कम है, उसके बीच में MCD। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। सौर ज्वालाएँ क्या है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सौर ज्वालाएँ सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोट हैं। इसमें ऊर्जा, प्रकाश, उसके बाद में उच्च गति वाले कण अंतरिक्ष से मुक्त होते हैं।
अक्सर सौर चुंबकीय तूफानों से जोड़कर देखा जाता है। कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है इसे, जब घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र से संग्रहित ऊर्जा अचानक मुक्त होने लगती है, तब ये घटना जो है घटित होती है। अगला क्या है, बुध ग्रह पर अरोरा की अगर बात करें तो बुध की नज़दीक फ्लाईबाय उड़ान के दौरान बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान के डेटा एकत्र किए गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है ग्रह की सतह पर इलेक्ट्रॉन्स की बारिश हो रही है, जिसे एक्सरे अरोरा उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान बुध ग्रह पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी यानी कि जाक्सा एक यूएन मिशन है, संयुक्त मिशन है। ठीक है, सॉरी यूनाइटेड नेशन का नहीं, एक संयुक्त मिशन है जावा का और ईएसए का। ठीक है, यूरोपीय एजेंसी और जापानी एजेंसी का। पृथ्वी पर अरोरा तब उत्पन्न होता है जब सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों की एक धारा आयन के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन बुध का वायुमंडल बहुत पतला है, इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इस ग्रह पर अरोरा तब बनते हैं जब सौर तूफान प्रत्यक्ष रूप से ग्रह से टकराता है, ग्रह की सतह से टकराता है। अगला जो टॉपिक है वो 100 माइक्रोसाइट्स परियोजनाएं की बात है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM के तहत जो है 100 माइक्रोसाइट्स परियोजनाएं शुरू की गई हैं। और इसमें क्या होगा कि देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने में तेज़ी लाने की शुरुआत की गई है। माइक्रोसाइट्स का लक्ष्य क्या है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक लघु तंत्र स्थापित करना। ABDM को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। एक रोगी की संपूर्ण उपचार प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इसी में ही माइक्रोसाइट्स की अगर बात करें तो माइक्रोसाइट्स को ABDM अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं के लिए विस्तार में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी शामिल किया जाएगा। ABDM इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कार्यक्रम प्रबंधन और उसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार नीति निर्माता के रूप में काम करेगी, जबकि कार्यक्रम प्रबंधक और विनियामक ये जो है प्रशासक के रूप में काम करेंगे। NGO और विकास भागीदार NGO जो होंगे, एसोसिएशंस जो होंगे, वो गैर लाभकारी संगठन के रूप में काम करेंगे। स्वास्थ्य देखभाल के रूप में प्रैक्टिशनर्स जो होंगे, डॉक्टर्स जो होंगे, चिकित्सक होंगे, आयुष होंगे, वो सब काम करेंगे। निजी संस्थाएं के रूप में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनियां काम करेंगी, बीमा कंपनियां काम करेंगी, सेवा प्रदाताओं के रूप में अस्पताल काम करेंगे, क्लिनिक काम करेंगे, लैब काम करेंगी, फार्मेसी काम करेंगी, वेलनेस सेंटर काम करेंगे। तो ये सब लोग मिलकर के काम करेंगे इसके अंतर्गत। अब इस परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन समग्र जो है मार्गदर्शन NHA ही प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ही प्रदान करेगा। अगला जो है वो इससे पहले ABDM ने मुंबई 2022, अहमदाबाद, सूरत 2023 में माइक्रोसाइट्स जो है शुरू किए थे। उसके बाद में NHA ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ABDM के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय जो स्थापित किया है। और उसके बाद में NHA ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी बोर्ड द्वारा शासित होता है। ABDM का लक्ष्य क्या है? एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निर्मित करना। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अंतर संचालनीयता को सक्षम करेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत NHA इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। ABDM के लाभ: स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की दक्षता में सुधार करता है। दूसरा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। तीसरा, डेटा प्राप्ति को आसान बनाता है। चौथा, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके लाभ होंगे। अगला जो टॉपिक है वो है रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी कि AMR क्या है? रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा जो है जारी किया गया है। किसके द्वारा? FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। और किसके द्वारा? UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WOAH एनिमल भी है इसमें। तो इन लोगों ने संयुक्त रूप से जारी किया है। यह एजेंडा रोगाणुरोधी प्रतिरोध
में अनुसंधान और निवेश को बढ़ाने के समर्थन करता है। AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी समय के साथ स्वयं में उत्सर्जित उपरिवर्तन कर लेते हैं और दवाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये बहुत कठिन इलाज हो जाता है, बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी बनने लगती है और धीरे धीरे मृत्यु का खतरा बढ़ने लगता है। इससे पहले WHO ने इसी वर्ष जो है मानव स्वास्थ्य में AMR के लिए एक वैश्विक अनुसंधान एजेंडा लॉन्च किया था और एजेंडे में AMR के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 5 स्तंभों पर आधारित वन हेल्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। संरचना इसकी क्या है? पर्यावरण, पादप, पशु, मानव केंद्र, मानव क्षेत्र को पर केंद्रित, ये सारी जो है काम करता है। एकीकृत निगरानी है। हस्तक्षेप की अगर बात करें तो AMR जो है रोकने के लिए, प्रसार को रोकने के लिए, व्यापकता और प्रसार रोकने, नियंत्रण करने के लिए, इस सब का उद्देश्य को कम करने के लिए जो है वो काम करता है। व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि और परिवर्तन है। अर्थशास्त्र और नीति से संबंधित जो है वित्तीय प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण के सिद्धांत की अगर बात करें तो क्षेत्रकों और विषयों के बीच समानता है। सामाजिक, राजनीतिक और बहुसांस्कृतिक समानता है होनी चाहिए। और उसके बाद में सामाजिक परिस्थिति की संतुलन, मानव, पशु, पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन, डिसिप्लिनरिटी और बहुक्षेत्रीय सहयोग आदि है। अगली बात है जो है मलेरिया वैक्सीन की। 12 अफ्रीकी देशों को अगले 2 वर्षों के दौरान पहली बार मलेरिया वैक्सीन RTS और SO1 की 18 मिलियन खुराकें देने की घोषणा की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन GAVI और यूनिसेफ द्वारा की गई है। RTS, SO1 RTS मलेरिया वैक्सीन का उपयोग भी P. falciparum मलेरिया की रोकथाम के लिए किया जा सकता है। आगे बात करेंगे थोड़ा सा कि ये इसे मॉस्क्विरिक्स नाम से भी जाना जाता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन यानी कि RPV इसे हम कहेंगे। RPV एक प्रकार की रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट ही वैक्सीन होती है। इसमें एंटीजन होता है जो कि प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में RSV एक या कई एंटीजन की क्षमता पर निर्भर होता है। एंटीजन जो है रोग जनकों जैसे कि प्रोटीन और पेप्टाइड्स, DNA के उपभाग होते हैं। एंटीजन रोगजनक से निपटने हेतु प्रतिरक्षा प्रणाली और को एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। मलेरिया के बारे में थोड़ा सा बात करें। टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें अगर मलेरिया की, तो मलेरिया क्या है? परजीवी मच्छर के कारण होता है। और मादा एनाफ्लीज जो मच्छर काटता था वो होता है। जानलेवा वेक्टर जनित बीमारी है। तेज बुखार होता है, इसमें कपकपी वाली ठंड होती है। फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। 4 प्रकार के मलेरिया परजीवी मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। कौन कौन से हैं? P. falciparum, P. vivax, P. ओलम, P. मलेरिया। ये जो है 4 चीज़ें हैं। उसके बाद में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में इसे वर्ष 2000 में स्वास्थ्य के लिए वैश्विक भागीदारी के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्य भागीदार की अगर बात करें तो WHO, विश्व बैंक, यूनिसेफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अंतर्गत ये चीज़ें इसके भागीदार हैं। और यदि यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कवरेज SDG 3 आदि लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला टॉपिक है BPAL यानी कि बी रेंजिम ट्रायल यानी कि खुराक परीक्षण की बात है। इसमें TB रोग से संबंधित बातें हैं। TB रोग या क्षय रोग या तपेदिक के लिए संशोधित BPAL खुराक जो है परीक्षण के रूप में 85% तक दर जो है उपचार की दर जो है अच्छी पाई गई है। BPAL जो है 6 महीने की जो है पूरी तरह से मुख से ग्रहण करने योग्य 3 दवाएं हैं, जिसमें TB के एक चरण व्यापक रूप से दवा प्रतिरोध रक्षा XDR TB से ग्रसित रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल होते हैं, जिसमें बेडाक्लिनिक और लाइनजोलिड आदि चीज़ें शामिल होती हैं। एक दुर्लभ प्रकार की बहुदवा प्रतिरोधी क्षय रोग है जिसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB MDR TB क्षय रोग कहते हैं। आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन ये जो 2 दवाएं थी जो पहले से चली आ रही थी। हालांकि इसके लिए 3 इंजेक्शन की भी शुरुआत की गई है। दूसरी पंक्ति में ये दवाएं जो है कम से कम 1 के प्रति प्रतिरोधी हैं। 3 इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दूसरी पंक्तियों की दवाएं जैसे कि मिकैक्सिन और
कैनामाइसिन और कैप्रोमाइसिन, ये 3 दवाएं हैं जिनको इसके खुराक या फिर इनको खाने 6 महीने तक इनका कोर्स किया जाता है। अगला जो है वो ज़ॉम्बी ड्रग्स है। ज़ॉम्बी ड्रग्स एक महामारी में अमेरिकी के कुछ राज्य की चपेट में ले लिया था। जाइमलिन, जाइलाइजिन और सेडेटिक्स शामक जैसे लक्षण होते हैं। सेवनकर्ता को अत्यधिक नींद आती है। इसमें क्या होता है, टैंक ड्रॉप ज़ॉम्बी ड्रग्स के रूप में जाना जाता है। और जैंगट्रॉमिक ड्रग्स जैसी अचेतना के रूप में प्रेरित करने एक क्षमता होती है जो कि ज़्यादा नींद को प्रेरित करती है, और जहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ की मांस को सड़ा देता है। दूसरा, जब जाइलिन या फेंटेनल जैसे ओपिओइड्स के साथ मिलाया जाता है तब जो है श्वसन अवसाद यानी कि श्वास को धीमा करने लगता है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि प्राण घातक यानी कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में इसका खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ओवरडोज की स्थिति बनती है तो मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। ज़ॉम्बी ड्रग्स का उपयोगकर्ता त्वचा पर खुले घाव के कारण बन सकता है और इसी से ही अल्सर शुरू होता है, और इसके बाद जो है कठोर होकर के उस स्थान पर कठोर होकर के वो त्वचा मृत हो जाती है। इसे ही एस्कचार कहा जाता है। इसके अलावा यदि इसका उपचार ना किया जाए तो उस अंग को काटना भी पड़ सकता है। सामान्यतः इसे गायों या घोड़ों और ट्रैंक्विलाइजर्स के रूप में किया जाता है। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2023 के अगला टॉपिक है। इसमें क्या है कि शिखर सम्मेलन खाद्य विनियामकों का एक वैश्विक मंच बनाने के लिए FSAI का प्रयास है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रणालियों और विनियामक ढांचों को मजबूत करने वाले दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करना है। शुरुआत क्या क्या पहल शुरू की गई है? फूड ओकोपिया जारी किया गया है। साझा विनियामक मंच संग्रह लॉन्च किया गया है। 76 देश जो है शामिल हैं। अगला है ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। हाल ही में सरकार ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए अनुसंधान एवं विकास रोड मैप का ड्राफ्ट जारी किया गया है। इस रोड मैप में लंबी दूरी की यात्रा, विशेष रूप से सड़क और उसके बाद में परिवहन क्षेत्र के लिए फ्यूल सेल, इन सब का जो है विकास पर बल दिया गया है। अगला जो है इसमें क्या है, रोड मैप में ग्रीन हाइड्रोजन में अनुसंधान विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3 दृष्टिकोणों का प्रावधान किया गया है। पहला है मिशन मोड दृष्टिकोण, दूसरा है ग्रेट चैलेंज प्रोडक्ट और तीसरा है ब्लू स्काई प्रोडक्ट। ब्लू स्काई प्रोडक्ट दीर्घावधि के लिए 0 से 15 वर्ष के आसन में दिखाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, और इसे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आप इसको पेटेंट भी करा सकते हैं। ब्लू स्काई प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है? तीसरी पीढ़ी में इलेक्ट्रोकैटालिस्टिक क्षेत्र में, रिवर्सिबल सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर्स के क्षेत्र में, और उसके बाद में सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल SOFCs का विकास करने के क्षेत्र में, हाइड्रोजन उत्पादन के लिए थर्मोकेमिकल, वाटर स्प्लिटिंग इत्यादि के क्षेत्र में। ग्रेट चैलेंज प्रोडक्ट मध्यवर्ती 0 से 5 वर्ष की अवधि के दिखाने के प्रोडक्ट में क्षमता का प्रदर्शन करता है। मिशन मोड प्रोडक्ट अल्पावधि 0 से 5 वर्ष का असर दिखाने के प्रोडक्ट हैं। इसमें प्रारंभिक चरण वाली अनुसंधान कार्रवाई के रूप में किया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स है। जब कोबाल्ट और प्लेटिनम के मिश्र धातु को मैग्नीज के साथ मिलाया जाता है तो उसे DMFC में एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में पाया जाता है। DMFC जो है एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा को स्थानांतरित करने वाला एक उपकरण है। यह इसके तहत जो है मेथनॉल की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। DMFC में उच्च ऊर्जा घनत्व, अधिक दक्षता, कम परिचालन तापमान, और ये परिचालन में अधिक सुरक्षित भी होता है। तो इसके तहत जो है इसके तहत जो है तरल ईंधन मेथनॉल का पर आधारित होता है। उपयोग कहाँ होता है? छोटे वाहन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैटरी चार्ज के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का ये पूरा चैप्टर आपको ख़त्म हो गया। अगला जो टॉपिक है उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, संस्कृति। ठीक है, धन्यवाद।